Students, good afternoon. We are here back again with another lecture of Human Resource Management. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनसेशन मैनेजमेंट और यू कैन से रेम्यूनरेशन. ठीक है, या इन जनरल एक और टर्म हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, आपने नॉर्मली वेज और सैलरी ये वर्ड्स कई दफ़ा सुने होंगे. बहुत बार हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. और जब हम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब हम ह्यूमन रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ये वर्ड्स क्या है, इनकी मीनिंग क्या है, कैसे एक एचआर मैनेजर जो है इन वर्ड्स से जुड़े हुए जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करता है, उन सारे टॉपिक्स पे आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. आज का जो हमारा लेक्चर का स्ट्रक्चर है, जो पॉइंट्स हमें कवर करने हैं वो है वेज वर्सेस सैलरी. देन वेजेस की अगर मैं बात करता हूँ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजेस. फिर फ्रिंज बेनिफिट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट इंसेंटिव्स एंड बोनस. सो ये जो सारी चीजें हैं, ऑल दीज एट्रीब्यूट्स कंबाइंडली दे कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्पनसेशन या रेम्यूनरेशन. ठीक है, जब भी कोई वर्कर या एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई फॉर्म में, ठीक है, कंपनसेट करता है. ये जो कॉम्पनसेशन है मोस्टली या मेनली वो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होता है. लाइक जो भी सर्विसेज आप अपने रेंडर करते हैं, जो भी एम्प्लॉय अपना मेंटल और फिजिकल इनपुट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी एक्टिविटीज के लिए, उसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑब्लाइज करती है बाय पेइंग हिम सर्टेन काइंड ऑफ यू कैन से मनी या अदर रिवॉर्ड. ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, जो भी रिसीविंग एंड पे अगर मैं बात करता हूँ, जब एक एम्प्लॉय रिसीविंग एंड पे होगा तो जो भी उसको ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा, ठीक है, इन कैश और काइंड, आई रिपीट, इन कैश और काइंड, दोनों में जब उसको कुछ चीजें मिलती है, कुछ बेनिफिट्स वो ड्रॉ करता है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एम्प्लॉय कंपनसेशन का पार्ट होती है. ठीक है, सबसे जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपके कॉम्पनसेशन का, वो है आपका वेज या सैलरी. आप देखते हो कि बहुत सी बार ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, बट स्टिल देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू. वेज वर्सेस सैलरी. वेज और सैलरी कैसे डिफर करता है? वैसे अगर मैं देखूं कंसेप्चुअली जो वेज और सैलरी है, दोनों ही क्या है, वो एक मॉनेटरी गेन है या मॉनेटरी रिसीविंग है किसी एम्प्लॉय या वर्कर के द्वारा. ठीक है, जो बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन वेजेस एंड सैलरी, उसकी अगर हम बात करने जाए तो पहला जो है दैट इज द नेचर ऑफ वर्क. ठीक है, नॉर्मली वेजेस जो है वो प्रोवाइड की जाती है उन इंडिविजुअल्स को जो कि समहाउ कुछ फिजिकल लेबर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो जहां पर आपका नेचर ऑफ वर्क वो थोड़ा सा फिजिकल होता है, उसके अगेंस्ट जो आपको पेमेंट मिलता है उसको हम वेज कहते हैं. ऑन दी अदर हैंड जब हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल जो नेचर ऑफ वर्क है उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, दैट मींस मेंटल. ठीक है, तो जहां पर फिजिकल इनपुट आपको देना है उसके अगेंस्ट आप वेजेस ड्रॉ करते हैं. जहां पे आप थोड़ा सा मेंटल इनपुट देते हैं उसके अगेंस्ट जो भी आपकी रिसीविंग रहेगी उसको हम सैलरी कह सकते हैं. ठीक है, तो पहला जो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है वेजेस और सैलरी के बीच में, वो क्या है, द नेचर ऑफ वर्क इटसेल्फ. ठीक है, किस तरह का काम आप कर रहे हैं. अगर आप कोई फिजिकल नेचर का वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क परफॉर्म करते हैं, तो सैलरी आप वेजेस आप ड्रॉ करोगे. और अगर आप इंटेलेक्चुअल कुछ इनपुट अपना देते हैं तो उसके अगेंस्ट आप सैलरी ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सेकंड जो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है द क्लास ऑफ वर्कर्स. ठीक है, वेजेस नॉर्मली जो पे किए जाते हैं
वो एक एंट्री लेवल जॉब्स के लिए पे किए जाते हैं, या जब हम बात करते हैं शॉप फ्लोर पे जब बात करते हो, या प्रोडक्शन रिलेटेड जो आपका असेंबली लाइन और बाकी जगह है, वहां पर जो आपके वर्कर्स या जो लेबर या वर्कफोर्स आपके लिए काम कर रही है उसको हम वेजेस पे करेंगे। व्हेन जब आप थोड़े से लाइक मैं अगर बोलूं कि सुपरवाइजरी या मैनेजरियल लेवल या उससे हायर जो डेजिग्नेशंस होंगी उनके लिए जो हम प्रोवाइड करेंगे पेमेंट, उसको हम सैलरी से यू कैन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वेजेस किसको दिया जा रहा है, वर्कर्स के लिए हम वेजेस पे करते हैं, एंड जो आपके मैनेजर एंड अदर प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए हम सैलरी पे करते हैं। नेक्स्ट जो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है वो है आपका दी टाइम पीरियड। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ वर्क। यूजुअली जब हम वेजेस की बात करते हैं, और एक और ये मैं जब टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं तो एक पे आउट टाइम में, ठीक है, वेजेस या सैलरी की पहले मैं बात करूं, सैलरी यूजुअली मंथली या यू कैन से उससे भी थोड़ा सा अगर आप आगे जा सकते हैं तो एनुअली, यूजुअली वो मंथली होता है, सैलरी जो है वो मंथली बेसिस पे पे की जाती है। वेरिन जब वेजेस की बात करता हूं तो वेजेस के लिए देयर आर डिफरेंट वेज पीरियड जो कि फिक्स किए जाते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, तो आप अलग अलग वेज पीरियड फिक्स कर सकते हैं। वेज पीरियड जो है वो आपका एक दिन से लेके तो एक महीने तक वैरी किया जा सकता है। दैट मींस देयर कुड बी डेली पे आउट, ठीक है, डे टू डे बेसिस पे, ठीक है, पर डे के हिसाब से आप वेजेस पे कर सकते हैं। इट कुड बी वीकली, इट कुड बी फोर्टनाइटली, और मैक्सिमम इट कुड बी मंथली। ठीक है, तो जब वेजेस की बात करते हैं, वेजेस या तो डेली बेसिस पे दी जाएंगी, वीकली दी जाएंगी, 15 दिन का आप एक साथ देते हैं फोर्टनाइटली, या फिर आप मंथली भी दे सकते हैं। वेरिन जब सैलरी की मैं बात करूंगा तो सैलरी हमेशा कैसी होगी, वो मंथली होगी। ठीक है, फिर वही जो हमने नेचर ऑफ जॉब की बात की थी, तो यूजुअली जो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, अगेन ऐसी जॉब्स जो कि थोड़ी सी प्रोफाइल वाइज रिच होती हैं, तो उनके लिए हम सैलरी, और जो आपकी ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं वहां पर हम वेजेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ वर्क, देन द क्लास और कैटेगरी ऑफ वर्कर, एंड द टाइम पीरियड, टाइम ऑफ पे आउट, इसके बेसिस पे हमने देखा कि कहां कैसे वेरी करते हैं आपके वेज और सैलरी। नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेज। ठीक है, वेजेस की अगर मैं बात करता हूं, नॉर्मली इंडिया में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेजेस जो कि एग्जिस्ट करता है, या वेज से जुड़े हुए 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एक जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज, देन कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वेज, एंड लास्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग वेज। अब ये मिनिमम वेज या फेयर वेज और आपके लिविंग वेज होते क्या है, जैसा कि नाम से क्लियर है यहाँ पे, मिनिमम दैट मींस द बेयर मिनिमम अमाउंट व्हिच इज टू बी पेड। एक सबसे कम अमाउंट जो कि आप पे करते हैं किसी वर्कर को, जिससे कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर सके। और बेसिक नेसेसिटीज किसी की भी क्या होंगी, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जहां पे लाइक आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी एक मिनिमम अमाउंट डिसाइडेड है, वो मिनिमम अमाउंट पे जो किया जाता है वो आपका मिनिमम वेज होगा। ठीक है, मिनिमम वेज इज दैट bare minimum amount, या that it is that amount which is to be paid to the workers, ठीक है, for the fulfillment of his basic necessities। तो उसके लाइक सस्टेनेंस को लेकर, उसके जीवन यापन को लेकर जो भी एक लोवेस्ट या मिनिमम पॉसिबल अमाउंट है जो उसको पे किया जाना चाहिए, वो आपका मिनिमम वेज होगा। मिनिमम के ऊपर आता है फिर आपका फेयर वेज। लाइक जब मैं बात करता हूं फेयर वेज की,
फेयर लाइक कह सकते हैं कि समथिंग विच इज या विच कैन बी जस्टिफाइड, ठीक है ना, एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। अब ठीक है, आपको जो बेसिक आपकी नेसेसिटीज हैं वो तो आपने फुलफिल कर ली, बट जब हम बात करते हैं कंपनीज की, तो कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज ऑब्लाइज करती है वर्कर्स को फॉर देयर वर्क, ठीक है। तो जब उनको ऑब्लाइज करोगे, जब उनके प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, उनके और भी जो दूसरे जॉब रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, जब मैं उनको ध्यान में रखते हुए, एम्प्लॉय के कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए, एम्प्लॉय के यू कैन से उसके डेडिकेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जब मैं कुछ एक्स्ट्रा शेयर उसको प्रोवाइड करूंगा, तो वो फेयर वेज का कॉन्सेप्ट होगा। फेयर वेज इज दैट वेज विच लाइज बिटवीन मिनिमम एंड लिविंग, हम उसको इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है। फेयर वेज क्या है? वो एक ऐसा अमाउंट है जो कि मिनिमम वेज से ज्यादा होता है लेकिन लिविंग वेज से कम है। तो फेयर वेज इज दैट वेज विच इज ग्रेटर देन या विच इज अबव द मिनिमम वेज एंड समहाउ लेस देन द लिविंग वेज, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो आपके फेयर वेज को डिटरमाइन करते हैं? तो जैसा मैंने बोला कि वही इफ द कंपनी डूइंग वेल, अगर थोड़ा सा यू कैन से एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी किसी तरह बूस्ट होता है, तो उस प्रोडक्टिविटी को राइज कर सकते हैं वर्कर्स। आज तो आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग वेजेस। अब कोई भी वर्कर काम करता है तो पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसे के अलावा भी वर्कर्स एक्सपेक्ट करते हैं, पैसे के अलावा आपको चाहिए सिक्योरिटी, एक तरह का सोशल सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी की बात है, तो somehow लाइक आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैच करने के लिए या एनरिच करने के लिए भी यू नीड टू हैव दैट एक्स्ट्रा इनपुट या दैट एक्स्ट्रा इनकम। तो वो जो एक्स्ट्रा इनकम है आपका, आपके मिनिमम या फेयर वेज से ऊपर जो आपको पे किया जाएगा एम्प्लॉयर साइड, जिससे आप मीट आउट कर सकते हैं आपके सोशल एंड सिक्योरिटी रिलेटेड जो आपकी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स होती हैं उनको, तो वो जो है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इंश्योरेंस की या लेट्स से इलनेस की या एजुकेशन से रिलेटेड जब मैं बात करता हूँ, तो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, ठीक है, तो बेयर मिनिमम से और फेयर से ऊपर कुछ अमाउंट चाहिए होता है, और वो अमाउंट आपको पे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिविंग वेज। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम उसको उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए कंपनी टू कंपनी, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा वर्कर्स को किया जा सकता है वो उनका लिविंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी होगी आपको कि मिनिमम वेज जो है, कंपनी की पोजीशन कैसी भी हो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी भी हो, प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, डजंट मैटर, बट मिनिमम वेज इज दैट अमाउंट जो कि आपको करना ही करना है, ये ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। तो एक कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि उसको इतना अमाउंट, ये जो डिसाइडेड होता है, आप देखोगे मिनिमम वेजेस रेट होते हैं, स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। जब आप इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और वहाँ की जो लेबर मिनिस्ट्री है वो डिस्क्राइब करके रखती है मिनिमम वेजेस अलग अलग यू कैन से टाइप ऑफ वर्क के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए। तो इंडस्ट्री वाइड अगर हम बात करें, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम बात करें, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के में काम करने वाले वर्कर्स के लिए मिनिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन ऑफ कंपनी आपको वो मिनिमम रेट पे करना ही होता है। वेरिन अगर आप
की प्रॉफिटेबिलिटी जो भी है, जिस भी तरह से आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप फेयर और लिविंग रेट वैरी कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम फेयर एंड लिविंग वेज। नेक्स्ट इज द फ्रिंज बेनिफिट्स। अब अगर हम बात करते हैं बेनिफिट्स, आप उसको फ्रिंज बेनिफिट्स बोल सकते हैं या सिंपली मैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी कह सकता हूं। देखिए वेज की जब मैं बात करता हूं या सैलरी की मैं बात करता हूं, तो जैसे हमने बोला कि मॉनेटरी फॉर्म में जो भी आप दोगे दैट कैन बी ट्रीटेड एज वेजेस या सैलरी। ठीक है, वेजेस के रिस्पेक्ट में एक और चीज में थोड़ा सा आपको और कवर कर दूं, फिर हम बेनिफिट्स पे आते हैं। लाइक अगर मैं इंडिया में बात करता हूं, तो इन इंडिया वी आर हैविंग सर्टेन लॉस जो कि वेजेस कवर करते हैं। एक होता है आपका द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है, देन कम्स द मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, तो ये जो एक्ट्स हैं यहाँ पर प्रिस्क्राइब किए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि आपके वेजेस से जुड़े हुए हैं। जब हम फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स की बात करते हैं, तो वहां पर वर्कर्स को किस तरह से वेजेस पे किए जाने चाहिए, कब वेजेस पे आउट होती है, ठीक है, उस सभी से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस आपको इन एनैक्टमेंट्स के अंदर, इन एक्ट के अंदर, इन लॉज के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो वही है कि मॉनेटरी फॉर्म में जो आपको दिया जा रहा है वो क्या है, वेज या सैलरी। बट देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो कि या तो काइंड में आपको दिए जाते हैं, ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स आर ऑल दोस बेनिफिट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता आपका वेजेस के अंदर। ठीक है, जब आप कंपनी के लिए काम करते हैं तो कंपनी बहुत अलग अलग तरीके से आपको यू कैन से अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए, आपको एक रिकॉग्निशन देने के लिए बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कंपनीज आप तक पास ऑन करते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट्स हम फ्रिंज बेनिफिट्स की तरह ले सकते हैं। लेट्स से बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ठीक है, अगर कंपनी आपको अपने खर्चे पर घर से वर्क प्लेस लाने के लिए, ठीक है, तो फैसिलिटीज या एमिनिटीज प्रोवाइड करती है, तो दैट कुड बी ट्रीटेड एज फ्रिंज बेनिफिट्स। उसके बहुत अलग अलग तरीके से आपको वो बेनिफिट्स लाइक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा हॉलीडेज होते हैं, जहाँ पे हम जिसको बोलते हैं ना पेड हॉलीडेज, ठीक है, लीव होती है, पेड लीव्स, वो सारी चीजें जो है दोज आर फ्रिंज बेनिफिट्स। जैसे ओवर टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जहाँ पर आपने जो एक्स्ट्रा टाइम डिवोट किया है, जो एक्स्ट्रा टाइम वर्क किया हुआ है, उसके लिए आपको मिलना है, दैट विल बी लाइक उसको भी हम एक तरीके से कहीं ना कहीं फ्रिंज बेनिफिट्स करते हैं। सो फ्रिंज बेनिफिट्स कोई फिक्स नहीं होता, मतलब कोई स्पेसिफिक उसके लिए गाइडलाइंस एज सच आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप जो जैसे भी करना चाहें या भी फॉर्म में एक जिसको बोलते हैं ना एक लेजिटिमेट जो भी आपकी तरफ से आप ऑफरिंग दे सकते हैं इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट और एक्नॉलेज द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज, तो वो आप फ्रिंज बेनिफिट की तरह किया जा सकता है। देन कम्स द इंसेंटिव। लाइक इंसेंटिव्स हम कहते हैं, इंसेंटिव्स जो दिया जाता है वो एक तरह से एक रिवॉर्ड है या एप्रिसिएशन है ऑफ गुड डन बाय एम्प्लॉय। इंसेंटिव्स दो से हमने यहाँ को कैटेगराइज किया है, एक है आपका फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव है वो आपके जो कि आपके परफॉर्मेंस के साथ लिंक है, ठीक है, तो ये जो है वो फाइनेंशियल में भी हो
और नॉन फाइनेंशियल में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सेल्स टीम में, अब वहां देखते हो कि सेल्स टीम को जो है इंसेंटिव्स दिया जाता है अगेंस्ट द ऑफ सेल्स, क्या उनके सेल्स टारगेट होते हैं, कोटा आपका है हर एक टीम के लिए। तो अगर आप उस टीम को लेट्स से अचीव, आप अगर अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो यू विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ इंसेंटिव्स। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंसेंटिव्स जो है वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। अगर मैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करूं तो सभी इंसेंटिव्स को कि हम मनी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वही के इंसेंटिव वो मनी के फॉर्म में भी होता है और नॉन मॉनेटरी हो सकते हैं। नॉन मॉनेटरी अगर मैं बात करता हूं तो अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन, वो एक तरह का यू कैन से हो सकता है, ठीक है। देन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन के साथ कुछ चैलेंज टास्क, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस या असाइनमेंट, ठीक है। टाइम को लेकर काइंड ऑफ यू कैन से लीनियरिटी और सो, जैसे हम बात करते हैं का जो कॉन्सेप्ट है और इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है। नॉन मॉनेटरी फॉर्म में है बट वो आपको ऑफर की जाती है जस्ट टू से थैंक यू, है ना। तो एक आपको अप्रिशिएट करने के लिए जो भी चीज आपको प्रोवाइड किया जाए कंपनी साइड, वो आपके इंसेंटिव की तरह किया जा सकता है। फिर ये जो इंसेंटिव्स है ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है या ग्रुप इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं। अभी मैंने बात किया, अब एक मान लेते हैं एक सेल्स उसको टारगेट दिया, लेट्स से दे हैव टू ए बिजनेस ऑफ अराउंड 10 लाख। अब वो 10 लाख जो है बिजनेस कलेक्टिव वो टीम अचीव कर ले तो ईच मेंबर टीम विल गेटिंग सर्टेन इंसेंटिव, वो क्या हुआ ग्रुप इंसेंटिव। एक हेल्दी कंपटीशन, ठीक है, बनाए रखने के लिए मैं कॉन्टेस्ट पर कर सकता हूं। लेट्स से इफ देयर आर 5 मेंबर्स इन दिस टीम, तो हम कह सकते हैं कि 5 में से जो सबसे ज्यादा सेल्स लेके आए दैट पर्सन विल बी गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ यू कैन से इंसेंटिव, सेकंड पर्सन को इतना इंसेंटिव है, थर्ड को, तो इंसेंटिव स्लैब्स यहां पे उस तरह से भी, तो वो इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर ग्रुप फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। टीम वर्क को अप्रिशिएट करते हुए आप इंसेंटिव ले रहे हो तो वो ग्रुप इंसेंटिव होगा, वेयर जहां पर इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करेंगे तो वो इंडिविजुअल इंसेंटिव, ठीक है। तो मेंबर्स जिनको इंसेंटिव मिलता है उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, और जिस फॉर्म में दिया है इंसेंटिव, तो अगर मैं उस फॉर्म पे जाऊं तो देयर वुड बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल या मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। लास्ट जो आपका टॉपिक है यहाँ पर वो है बोनस। देखिए एक एक्ट है अगेन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, अगर आप उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वहां पर उस एक्ट के अंदर भी देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ बोनस, तो बोनस को कहीं भी एज सच क्लियरली डिफाइन किया नहीं गया है, करेक्ट। तो बोनस जो है, जैसे अगर हम सिंपली या इन आवर डे टू डे लाइफ जो वर्ड बोनस बोलते हैं, बोनस क्या है, इट इज नथिंग बट एक तरह का वेलकम है, अनएक्सपेक्टेड यू कैन से सरप्राइज व्हिच यू कम अक्रॉस ऑन सर्टेन ओकेजन्स, ठीक है। तो बोनस मींस एक्स्ट्रा, ठीक है, एडिशनल। तो जब भी वर्कर्स को कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, वो बोनस की तरह कंसीडर किया जाता है। देखिए आप कई बार आप देखते हो देयर आर लाइक इंडिया
बात करते हैं दिवाली बोनस, न्यू ईयर पे भी बोनस दिया जाता है। तो वो बोनस जो है इट इज नथिंग बट वो एक तरह का शेयर है। किसका शेयर है? प्रॉफिटेबिलिटी का शेयर है। कंपनी जो ग्रोथ हुई है, कंपनी ने जो भी अर्न किया है आपके हेल्प से, आपके एफर्ट्स के थ्रू, है ना। कंपनी क्या करती है? आपको वही चीज रिटर्न कर देती है। तो बोनस जो है आपका ही शेयर इन द प्रॉफिटेबिलिटी। कैसे पे होता है, कैसे नहीं पे होता है, उसके अगेन द पेमेंट ऑफ वो आपको रेफर करना होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये जो रेट ऑफ बोनस है वो वेरी करता है। बोनस एक्टेड भी होता है, लाइक इफ अ कंपनी फेल्स टू पे बोनस इन सर्टेन फाइनेंशियल ईयर, तो वो जो अमाउंट ऑफ या जो अमाउंट ड्यू है वो कैरी फॉरवर्ड भी होता है, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, according to the disbursement, the allocation or you can say the payment of bonus। तो वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर दिया है। डिटेल में अगर हम उसको पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो we can refer that act, but since आपके सिलेबस में अभी मैं यहाँ पर बताता हूँ, सिलेबस में आपको ओवरव्यू दिया गया है, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें इतना पता होना चाहिए बोनस एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। क्योंकि सिंस देयर इज नो टेक्निकल और साइंटिफिक डेफिनेशन अवेलेबल फॉर इट, तो जनरली हम उसको क्या करते हैं कि बोनस इज एक्स्ट्रा रिसीविंग, वो एक तरह का एक्स्ट्रा रिसीविंग है, इट इज अ काइंड ऑफ शेयर इन द प्रॉफिटेबिलिटी जो कि एम्प्लॉयज को पे किया जाता है ऑन एनुअल बेसिस, ठीक है। जो टाइम होता है, होता है पेमेंट का, तो यूजुअली इंडिया कंटेक्स्ट में बोनस जो है वो आपको ईयरली पे किया जाता है। सो दिस इज द लाइक बेसिक्स रिलेटेड टू द कॉम्पनसेशन सिस्टम जो इंडियन सिनेरियो में करता है। तो वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की या कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ, तो उसमें ये एलिमेंट्स कवर अप होते हैं। आपका जो वेज और सैलरी है, ठीक है, उसके बीच के डिफरेंसेस के ऊपर हमने डिस्कशन किया है यहाँ पर। देन जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस है, तो मिनिमम फेयर और लिविंग वेज क्या होती है वो हमने देखा। अब जो वेजेस हैं हमने देखा कि वेजेस जो है वो मॉनेटरी फॉर्म में आपको दिए जाते हैं। जब मैं टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है उनके अबाउ होता है, तो वहाँ पर लाइक या 1000 से कम है, वहाँ 7 ऑफ द मंथ, ठीक है, 7 तारीख तक आपको जो है वेजेस देनी पड़ती है। और अगर आपकी वो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो एक ग्रेस टाइम पीरियड आपको मिल जाता है वहाँ पर, और बाय 10th आप अपने जो भी है वेजेस दे सकते हैं। लेट्स से अगर जो आपका डे है जो डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, तो पेमेंट के लिए जो शेड्यूल्ड डे है, लेट्स से अगर वो डे एक हॉलीडे होता है या उस दिन अगर कोई गैजेटेड हॉलीडे पड़ता है या कोई नेशनल हॉलीडे भी आता है, तो या इवन अगर एक वीक ऑफ आता है, तो अगर वहां पर वीक ऑफ या इस तरह के कोई हॉलीडेज आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले का जो दिन होता है उस दिन वेज दे देते हैं। मान लें 7th हमने डिसाइड किया हुआ है, 7th को हम वेजेस हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और अगर 7th को फॉल होता है कोई तो हमें 6th को वेजेस देने होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपके वेजेस से रिलेटेड हैं, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर और जो आपका मिनिमम वेजेस एक्ट होता है उसमें ये चीज आप देखेंगे, ये रूल्स रेगुलेशंस वहां पर दिए हुए हैं। देन फ्रिंज बेनिफिट्स या बेनिफिट्स इन काइंड या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कैफेटेरिया से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके, तो जो आप कैंटीन फैसिलिटी देते हैं या स्पोर्ट्स रिलेटेड फैसिलिटी अगर आप उनको दे रहे हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटी आप दे रहे हैं, कुछ अम्यूजमेंट रिलेटेड फैसिलिटी आप दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके इन काइंड
ठीक है, तो वहाँ पर वो फ्रिंज बेनिफिट्स की तरह कंसीडर की जा सकती है। तो उसके अलावा जब मैं इंसेंटिव्स की बात करता हूँ तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या फिर इंडिविजुअल और ग्रुप इंसेंटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। और लास्ट जो है दैट इज बोनस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर वेज, सैलरी एंड एम्प्लॉय बेनिफिट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।